हाय दोस्त। तो देखिए दोस्त, मैंने जो है कि क्लास 9 के लिए साइंस का टॉपिक चालू किया है। इसमें पहले सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ेंगे एंड फिजिक्स फिन एंड केमिस्ट्री। ठीक है। तो देखिए इसी तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं बुक से ही समझा रहा हूँ और पढ़ाने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग को तो समझिए। इसके समझने के बाद जो नोट्स बनेंगे, नोट्स में बनाऊंगा टॉपिक वाइज, और उसके बाद जो है कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से सुनते जाइए दोस्त। ठीक है, और समझिए। तो देखिए पहला टॉपिक इसमें है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई जिसे हम कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें देखिए कार्क की एक पतली काट के अवलोकन पर कार्क की एक पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ है। अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ है जिसकी संरचना किसके समान थी? मधुमक्खी की छत्ते के समान जैसे प्रतीत होती है। कार्क एक पदार्थ है। कार्क क्या है? कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को क्या नाम दिया? तो कोशिका का। क्या नाम दिया? कोशिका का, जिसे हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका कोशिका का लैक्टिक शब्द है। कोशिका एक लैक्टिक शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। उपर्युक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। आइए तो देखिए समझते हैं सजीव किससे बने होते हैं। प्याज का एक छोटा सा प्याज का प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा लो। चिमटी की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह यानी भीतरी सतह से झिल्ली उतार सकते हैं। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वॉश ग्लास में रख लेते हैं। इससे इससे झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने से बच जाए। हम ये इस झिल्ली से क्या करेंगे? एक कांच की स्लाइड लो, इस पर पानी की एक बूंद डालो। अब वॉश ग्लास में रखी झिल्ली के इस छोटे टुकड़े को इस स्लाइड पर रख दो। यह ध्यान रखें कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। झिल्ली स्लाइड पर रख दो। एक पतली पेस्ट, ध्यान रखें कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। ब्रूस एक पतला पेंट ब्रूस इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। अब इस पर एक बूंद सफ्रामाइन की डालो और इसे सेप्रामाइन की स्लिप से ढक दो। कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखे जिससे कि इसमें वायु के बुलबुले न आ पाए। अपने अध्यापक से सहायता ले। हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई है। अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले तथा उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। तो देखिए ये सूक्ष्मदर्शी है। ठीक, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आपने क्या देखा? क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं उसे कागज पर खींच सकते हैं? क्या यह चित्र 5.2 जैसी दिखाई देती है? देखिए प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं। हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखते हैं? क्या हम एक समान संरचनाओं को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न? ये संरचनाएं क्या है? ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है। ये सभी सभी मिलकर एक बड़ी संरचना तल कंद बनाते हैं। जैसे प्याज इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। इस संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज की बल्कि जितने ही भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं।
एक भी कुछ जीव एक कोशिका भी होते हैं, एक कोशिका भी होती है। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती है। इन सजीवों को एक कोशिका जीव कहते हैं। जैसे देखिए अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया, इन सभी जीवों को एक कोशिका जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इसके कुछ उदाहरण हैं फंजाई, जिसे कवक बोलते हैं, पादप तथा जंतु। क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीवों के विषय में बात कर सकते हैं? प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिका से मिली विकसित हुआ है। जैसे कोशिकाएं विभाजित होकर अपने ही जैसी कोशिकाएं बनाती है, इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। देखिए क्रियाकलाप 5.2 में समझते हैं। हम पत्ती की झिल्ली, प्याज की मूलाग्र अथवा विभिन्न आकार के प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं। उपयुक्त क्रियाकलाप करने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई देती है? क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है? क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाएं में कोई अंतर है? हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है? देखिए दोस्त, इसे भी जाने, इसे समझिए। जो बॉक्स में लिखा गया है इसे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए कोशिका का सबसे पहले पता कोई पूछे तो किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने। कौन से सन में? 1665 में लगाया। उसने कोशिका को कार की पतली के काट के अनपढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। लिवन हॉक ने लिवन हॉक ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। लिवन हॉक ने, जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगा तो मृत कोशिका का पता लगाया ना 1665 में, ठीक है। लेकिन वहीं पे लिवन हॉक ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। अब कोशिका के अंदर मृत कोशिका का खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया था, फिर लिवन हॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया। फिर इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। कोशिका के अंदर केंद्रक होते हैं, उस केंद्रक का पता रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। दोस्त समझे? जे ई पुरकन ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य का नाम दिया। दो जीव वैज्ञानिक एम लीडन तथा टी स्वॉन ने 1838-1839 कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीव की मूलभूत इकाई है। बिरचो जो है कि 1855 में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हो सका। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीरों को देखो, ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं। मानव शरीर की देखिए कुछ कोशिकाएं हैं, मतलब कुछ विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीरों को देखिए, मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं। तो देखिए रुधिर कोशिकाएं इस तरह होती हैं। चिकनी पेशी कोशिकाएं देखिए इस तरह होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं देखिए इस तरह होती है। अस्थि कोशिकाएं देखिए इस तरह होती है। वसा कोशिकाएं इस तरह की होती है। शुक्राणु देखिए, अंडाणु मतलब अलग अलग प्रकार के अलग अलग कोशिका दिखाई प्रतीत होते हैं। मानव शरीर की विभिन्न सब ये सब कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जैसे एक कोशिकीय अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए भी विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं प्रत्येक जीवित कोशिका
में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, जो जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है? हम जानते हैं कि बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसा कि मनुष्यों में। इसका अर्थ यह है कि शरीर में विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम श्रम विभाजन होता है, जैसा कि मनुष्यों में। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है, तथा आमाशय भोजन का पाचन आदि। इसी प्रकार एक कोशिकी में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकाएं मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं, जिसे कोशिका कहते हैं। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या है अथवा वे किस जीव में पाई जाती है। देखिए, प्रश्न किया गया है कि कोशिका की खोज किसने की और कैसे की। तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं दोस्त। तो कोशिका की खोज किसने की? तो आपको पता है, सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कौन से सन में? तो 1665। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? इसका जवाब भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्त, कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? तो आइए अब इन सभी बातों के बारे में चर्चा करें। हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें, तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देंगे, जैसे प्लेज्मा प्लेज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव। ठीक है, हमें प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देंगे। अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से अगर करेंगे तो हमें कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देंगे, जो है कि प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से प्राप्त पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। आओ देखें कैसे। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक परागम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है? पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं? तो आइए जानते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। जैसे कुछ पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्यायों में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए, जब कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है और जिसका निष्कासन आवश्यक है, कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाहर पर्यावरण CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर
और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है तो बाहर O2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाहर पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है, जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक परागण झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण के जल के अणु वर्णात्मक परागण में झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता में निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा? निम्नलिखित 3 घटनाओं से एक घटना हो सकती है। यदि कोशिका तंतु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम हो और जल की मात्रा ज्यादा है में रखा गया हो तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा, जैसे विलयन को अल परासरण दाबी विलयन करते हैं। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिससे बाहर जल की सांद्रता कोशिका में स्थिर जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन कहते हैं। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई इतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आया। तीसरी बात, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका के बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। और निम्नलिखित क्रियाकलाप 5.3 में अंडे से परासरण। अंडे को तनु हाइड्रोलिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाओ। इसका कवच अधिक कांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक पतली बाहर त्वचा झिल्ली अब अंडे को घेरे रखती है। अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट के बाद अवलोकन करो, आप क्या देखते हैं? अंडा फूल जाता है क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। इसी प्रकार का एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्रता विलयन में रखो और 5 मिनट बाद उसका अवलोकन करो। अंडा सिकुड़ जाता है, क्यों? जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित है। इस प्रकार का क्रियाकलाप हम सूखी किशमिश अथवा खुबानी से भी करने का प्रयत्न कर सकते हैं। क्रियाकलाप 5.4 सूखी किशमिश अथवा खुबानी केवल जल में रखो, उसे कुछ समय के बाद छोड़ दो। उसके बाद उसे शक्कर अथवा नमक के सांद्रता विलयन में रखो। आप निम्नलिखित अंतर देखेंगे। जब उन्हें जल में रखा गया तो वे जल ग्रहण करने से फूल गई। जब उन्हें सांद्रतिक घोल में रखा गया तो वे जल को बाहर निकालकर सिकुड़ गई। एक कोशिकी अवलवड़ी जलीय जीवों तथा अधिकांश पादपों कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं।
पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण में पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका में विभिन्न अणुओं का अंतर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है कि लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकी जीवों में कोशिका के बाहर पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रकार द्वारा प्राप्त करता है। क्रियाकलाप 5.5 विद्यालय के पुस्तकालय अथवा इंटरनेट में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विषय में पता करें। इसके विषय में अपने अध्यापक से चर्चा करें। प्रश्न 1 कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस प्रकार चर्चा करें। तो किस प्रकार बताइए, चर्चा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे पदार्थ कोशिका से अंदर तथा बाहर जाते हैं, वो विसरण के द्वारा। विसरण प्रासरण के द्वारा, ठीक है, प्रासरण के द्वारा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक परागण में झिल्ली क्यों कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक परागण में झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बाहर से कुछ अन्य अंदर कुछ बाहर से आने वाले कुछ पदार्थ को रोकती है, इसलिए इसे प्लाज्मा के वर्णात्मक परागण में झिल्ली कहते हैं। ठीक है, आगे इसका वर्णन सब क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, कोशिका भित्ति, आइए कोशिका भित्ति के बारे में। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति कोई पूछे तो मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचना में दृढ़ता प्रदान करता है। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस प्रकार इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। क्रियाकलाप 5.6 में देखते हैं। रियो की पत्ती की झिल्ली को पानी में उबालकर एक स्लाइड बनाओ। इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी में देखो, छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे। इन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इस स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो। इन मिनट प्रतीक्षा करो, 1 मिनट प्रतीक्षा करो और इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखो, हम क्या देखते हैं। अब रियो की पत्तियों को कुछ मिनट तक जल में उबालो, इससे पत्तियों की सभी कोशिकाएं मर जाएंगी। अब एक पत्तियों को स्लाइड पर रखो और उसी सूक्ष्मदर्शी से देखो। स्लाइड पर रखी पत्ती पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो। इस 1 मिनट प्रतीक्षा करो, अब पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखो, हम क्या देखते हैं। क्या अब जीवद्रव्य कुंचन हुआ? इस क्रियाकलाप में यह निष्कर्ष निकलता है, इससे पता लगता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं। कोशिका भित्ति पौधों, कवक अथवा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है।
ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है। कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति ही फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। आइए दोस्त, अब पढ़ते हैं केंद्रक के बारे में। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी। हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद डाली थी, क्योंकि क्यों यदि हम बिना आयोडीन की स्लाइड देखें तो हम क्या देखेंगे? प्रयत्न करो और देखो कि क्या अंतर है। जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई? कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं तथा कुछ कम। कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रॉनिन अथवा मैथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। हमने प्याज की कोशिका को देखा है। आओ हम आओ अब हम अपने शरीर से ली गई कोशिकाओं को देखें। क्रिया क्लास 5.7। कांच की एक स्लाइड लो और उस पर एक बूंद पानी रखो। आइसक्रीम खाने वाले चम्मच से अपने गाल के अंदर की घोल को धीरे से खुरचो अथवा चम्मच पर कोई वस्तु चिपक गई। सुई की सहायता से इसे स्लाइड पर समान रूप से फैला कर रखो। इसे रंगने के लिए एक बूंद मैथिलीन ब्लू की डालो। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन के लिए स्लाइड तैयार है। इस पर कवर स्लिप रखना ना। हम क्या देखते हैं? कोशिकाओं की आकृति कैसी है? इस आकृति को एक पेपर पर बनाएं। क्या आप कोशिका के मध्य में एक गहरे रंग वाली गोलाकार अथवा अंडाकार डांट की तरह की रचना देख रहे हैं? इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। क्या इसी प्रकार की संरचना प्याज की झिल्ली में भी थी? केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। कोशिका द्रव्य के विषय में हम अनुभाग 5.2.4 में पढ़ेंगे। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय झंडाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए की क्रियात्मक छड़ को होल करते हैं जो कोशिका विभाजन नहीं हो रही होती है। इसमें डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह ही रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजन होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। यह कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इससे केंद्रक क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोटिक
जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते, जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य में असंगठित भागों द्वारा किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषित बैक्टीरियाओं में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिक में होता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका का ये कोशिकाएं हैं, प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम और कोशिका भित्ति होती है। देखिए दोस्त, अब अगले टॉपिक में हम लोग कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।